हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटेंशनल माइंडसेट बाय डेव एंडरसन बुक के बारे में। रात के करीब 11 बज रहे थे। एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों पर कुछ मोटिवेशनल पोस्टर लगे थे और एक टेबल लैंप की पीली रोशनी में बैठा था अंशुल, एक 23 साल का लड़का जो MBA की पढ़ाई कर रहा था। उसके सामने एक किताब खुली पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें किताब पर नहीं, कमरे की दीवार पर टिकी थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ। अंशुल एक ऐसा लड़का था जिसे स्कूल और कॉलेज में लोग स्मार्ट बट कंफ्यूज्ड कहते थे। उसके पास स्किल्स थे, सोचने की ताकत थी, लेकिन एक कमी थी क्लैरिटी की। जब भी कोई छोटा डिसीजन लेना होता, जैसे वीकेंड पर क्या करना है या एग्जाम की तैयारी कब शुरू करनी है, वो अक्सर अपने मूड के हिसाब से चलता। अगर मन था तो पढ़ाई करता, वरना नेटफ्लिक्स या पबजी खोल लेता। उसे लगता था कि जिंदगी का मजा कंफर्ट में है, चिल करने में है। एक दिन उसके दोस्त रजत ने उसे एक किताब दी, इंटेंशनल माइंडसेट बाय डेव एंडरसन। पहले तो अंशुल ने टाल दिया, लेकिन एक रात जब उसकी एंजाइटी ज्यादा बढ़ गई तो उसने वो किताब खोल ली। पहले ही चैप्टर में लिखा था, इंटेंशनल माइंडसेट मतलब ऐसा सोचने का तरीका जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा हो, ना कि कंफर्ट या इंपल्स से। ये लाइन जैसे सीधा अंशुल के दिल में उतर गई। उसे समझ आया कि अब तक वो रिएक्टिव लाइफ जी रहा था। जब जैसे माहौल मिला वैसे डिसीजंस लिए। संडे आया तो सोचा रिलैक्स करेंगे, असाइनमेंट मिला तो लास्ट मोमेंट पे घबरा के रात भर जागे, कोई दोस्त पार्टी में बुला ले तो सारे प्लान्स छोड़कर चल पड़ा। कभी ये नहीं सोचा कि ये सब उसकी फ्यूचर प्लानिंग से अलाइन होता है या नहीं। उसकी हर चॉइस बस उसी वक्त के इमोशन पर बेस्ड होती थी। अगले दिन से उसने एक छोटा स्टेप लिया। सुबह उठकर 10 मिनट बैठकर सोचने लगा, आज का दिन मैं कैसे बिताऊं ताकि वो मेरे फ्यूचर के काम आए। पहले कुछ दिन उसे बेकार सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जब वो दिन की शुरुआत एक मकसद के साथ करता है तो उसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। अब वो फोन उठाने से पहले सोचता, क्या ये अभी जरूरी है, और अगर नहीं होता तो अवॉइड करता। एक बार उसके कॉलेज में एक इंटर्नशिप का मौका आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, पर जब अंशुल से पूछा गया कि वो क्यों अप्लाई कर रहा है तो वो साफ जवाब नहीं दे पाया। इंटरव्यू के बाद वो बैठा और खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूं इस इंटर्नशिप से? सिर्फ एक्सपीरियंस या कुछ सीखना जो मेरे फ्यूचर को दिशा दे सके? और उस रात उसने अपनी डायरी में पहली बार लिखा, मेरा मकसद एक ऐसा काम करना है जो मेरी लीडरशिप स्किल्स और डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करे, ताकि मैं फ्यूचर में अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। अब उसके पास एक क्लियर विजन था, और जब विजन क्लियर होता है तो माइंडसेट अपने आप इंटेंशनल बनने लगता है। अब वो हर डिसीजन के पहले ये सोचता, क्या ये डिसीजन मेरी विजन को सपोर्ट करता है? और अगर जवाब नहीं होता तो वो खुद को रोक लेता। धीरे धीरे अंशुल ने समझा कि इंटेंशनल माइंडसेट कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है। जैसे जिम जाना, वैसे ही रोज इंटेंशनल सोचने की आदत डालनी पड़ती है। पहले वो सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करता था, अब वो हर दिन 30 मिनट ऐसी किताबें पढ़ता था जो उसके गोल्स से जुड़ी हों। पहले वो वीकेंड पे बिना प्लान के घूमता था, अब वो पहले से डिसाइड करता कि वो वीकेंड को कैसे यूज करेगा, रेस्ट के लिए या स्किल बिल्डिंग के लिए। एक दिन उसकी क्लास में एक एक्टिविटी करवाई गई। सभी को अपने 5 साल बाद की लाइफ इमेजिन करनी थी और उस विजन के हिसाब से एक दिन का रूटीन लिखना था। अंशुल ने इमेजिन किया कि वो एक स्टार्टअप चला रहा है और एक सेमिनार में यूथ को गाइड कर रहा है। फिर उसने लिखा, सुबह 6 बजे उठना, मेडिटेशन करना, 2 घंटे रीडिंग, क्लाइंट मीटिंग्स, और शाम को 1 घंटा टीम को मेंटोर करना। ये लिखते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस था, जैसे अब उसे मालूम है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अब कंफर्ट जोन उसके लिए बोरिंग लगने लगा था। उसे थ्रिल आने लगा डिसिप्लिन में। जब उसके दोस्त लेट नाइट पार्टी कर रहे होते, वो अगले दिन के लिए तैयारी कर रहा होता। हाँ, शुरुआत में उसे लगा कि वो कुछ मिस कर रहा है, लेकिन फिर उसे ये समझ आया कि असली मजा उस लाइफ में है जो खुद अपने रूल्स से बनाई जाए, ना कि दूसरे लोगों की कॉपीड लाइफस्टाइल से। इंटेंशनल माइंडसेट ने उसे सिखाया कि कंफर्ट मोमेंटरी होता है, पर क्लैरिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। जब हम सिर्फ करंट फीलिंग के बेस पर डिसीजंस लेते हैं तो हम फ्यूचर का नुकसान कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम हर एक्शन से पहले सोचते हैं कि क्या ये मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा,
तो हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं सही डायरेक्शन में काम करने के लिए। अंशुल की जर्नी अब भी चल रही है। वो परफेक्ट नहीं है, कभी कभी अब भी उसे डिस्ट्रैक्शंस घेर लेते हैं, लेकिन अब उसके पास एक फिल्टर है इंटेंशनल थिंकिंग का, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है रोज रोज छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए। जब हम कंफर्ट को थोड़े वक्त के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, तभी हम एक बड़ी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। और इसका पहला स्टेप है अपने हर थॉट और एक्शन को मकसद से जोड़ना। यही है इंटेंशनल माइंडसेट की असली शुरुआत। ठंडी सर्दी की सुबह थी। जनवरी का महीना चल रहा था। घड़ी में सुबह के 5:30 बजे थे और पूरे हॉस्टल में गहरी नींद थी। लेकिन कमरे नंबर 204 में एक हलचल थी। अंशुल अपनी रजाई से बाहर निकला, आंखें आधी बंद, पर चेहरे पर डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा था। बाहर की हवा काट रही थी, लेकिन उसने पहले से तय कर लिया था कि आज सुबह जोग पर जाना ही जाना है, चाहे मौसम कैसा भी हो। कुछ दिन पहले की बात है, जब अंशुल ने कॉलेज के जिम क्लब की चैलेंज लिस्ट देखी थी। 21 दिन की डिसिप्लिन मैराथन, 21 दिनों तक सुबह 6 बजे उठकर वर्कआउट और जर्नलिंग करनी थी। कई लोगों ने इसे मजाक में लिया, कुछ ने बोला यह सिर्फ उन्हीं से होगा जो बॉर्न स्ट्रांग होते हैं, हमें तो एक्स्ट्रा स्लीप ही चाहिए। यह सुनकर अंशुल के अंदर कुछ चुभ गया, क्योंकि वो खुद भी कभी ऐसा ही सोचता था कि मेंटल टफनेस किसी किसी में होती है, बाकी लोग बस एवरेज ही रह जाते हैं। लेकिन अब उसने इंटेंशनल माइंडसेट की किताब में नया चैप्टर पढ़ा था, मेंटल टफनेस मिथ्स। डेव एंडरसन ने साफ लिखा था कि टफनेस कोई इनबॉर्न गिफ्ट नहीं है, ये एक हैबिट होती है जो हम रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनाते हैं, जैसे सुबह स्नूज दबाना या उठ जाना, जैसे चीट मील खाना या हेल्दी चॉइस करना, जैसे गुस्से में जवाब देना या खुद को कंट्रोल करना। उसने सोचा, अगर टफनेस कोई क्वालिटी होती जो सिर्फ कुछ लकी लोगों में होती, तो फिर बदलाव का मतलब ही क्या होता। तभी उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया कि अगले 7 दिन वो हर उस सिचुएशन में डिसिप्लिन को चुनेगा जहां उसका मन कंफर्ट मांग रहा होगा। पहले दिन ही बड़ी टेस्ट आ गई। सुबह उठना मुश्किल था। ठंडी हवा, कोजी रजाई और दिमाग की आवाज, सो जा यार, एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वही दूसरी आवाज आई। यही है वो मोमेंट जहां मेंटल टफनेस बिल्ड होती है। और उसने बिना सोचे उठकर जूते पहन लिए। वो भागने निकला। उसके साथ सिर्फ साइलेंस और ठंडी हवा थी, लेकिन उस साइलेंस में एक सैटिस्फैक्शन भी थी खुद पर जीत हासिल करने की। अगले दिन उसकी क्लास में प्रेजेंटेशन थी। टीम के 2 मेंबर्स ने प्रिपरेशन नहीं की थी और वो अंशुल पर छोड़ गए। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को रोका। सोचा, टफनेस सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होती है। उसने कामली हैंडल किया, प्रेजेंटेशन अच्छे से दी और टीम के बाद में समझाया भी। यह दूसरा दिन था जहां उसने रिएक्शन की बजाय चॉइस की। तीसरे दिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस आई, उसका फोन। हर बार जब वो पढ़ने बैठता, नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट करने लगते। उसने फोन साइलेंट किया, लेकिन दिमाग बार बार उसी तरफ जाता। उसने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया, फोन को दूसरी रूम में रख दिया और पढ़ाई के लिए टाइमर सेट किया। पहले 10 मिनट ही भारी लगे, लेकिन जब 30 मिनट गुजर गए तो उसे एहसास हुआ कि अटेंशन भी एक मसल है जो प्रैक्टिस से ग्रो होती है। हर दिन उसने खुद को नए तरीके से चैलेंज करना शुरू किया। कभी खाना बनाने का बारी आया तो उसने डिलीवरी ना मंगवाकर खुद हेल्दी मील बनाया। कभी उसके दोस्त ने पार्टी के लिए इनवाइट किया तो उसने पोलाइटली मना किया और कहा, अभी गोल पे फोकस जरूरी है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थे, लेकिन हर डिसीजन ने उसकी विल पावर को थोड़ा और स्ट्रांग बनाया। एक दिन उसने अपने हॉस्टल के कॉमन एरिया में डिस्कशन शुरू किया, मेंटल टफनेस क्या होती है। किसी ने कहा, जो लोग आर्मी में जाते हैं वही टफ होते हैं। किसी ने कहा, जिसका बचपन स्ट्रगल भरा हो वही स्ट्रांग बनते हैं। अंशुल ने धीरे से जवाब दिया, शायद नहीं। टफनेस वो है जब आप रोज अपने कंफर्ट से लड़ते हो और पर्पस को चुनते हो। टफनेस स्ट्रगल से नहीं, चॉइसेस से बनती है। लोगों ने सवाल किया, हर बार तो सही डिसीजन नहीं लिया जाता, फिर क्या? अंशुल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो बात है, ताकतवर वो नहीं होता जो कभी ना गिरे, ताकतवर वो होता है जो गिरकर फिर भी उठे। और ये लाइन सुनकर कई लोग सोच में पड़ गए।
उसकी लाइफ अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहले जहां वो छोटी बातों पर घबरा जाता, अब वो कामली सिचुएशन को हैंडल करता। एक बार उसका एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया। पहले वो खुद को ब्लेम करता, डिप्रेस्ड होता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, रिजेक्शन टफ बनाता है, इसे लर्निंग की तरह लेंगे। और अगले दिन वो फिर से तैयारी में लग गया। अब लोग उससे पूछने लगे, तू इतना स्टेबल कैसे रहता है? तो वो सीधा जवाब देता, मैं बॉर्न टफ नहीं हूं, मैंने खुद को ट्रेन किया है। और यहीं से एक मिथ टूटता है कि कोई टफनेस लेकर पैदा नहीं होता। उसने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें वो हर दिन के छोटे डिसीजंस को नोट करता था। आज डिसिप्लिन को चुना, आज इंपल्स को कंट्रोल किया, आज पेशेंस रखा। और ये छोटे नोट्स उसके लिए जैसे ट्रॉफी बनते जा रहे थे। फिर एक दिन उसका छोटा भाई उससे मिलने आया। वो 12वीं में पढ़ रहा था और बहुत कंफ्यूज था कि क्या करे, कौन सी स्ट्रीम चुने, कैसे मैनेज करे। अंशुल ने उसे गले लगाया और कहा, तू अभी कुछ भी डिसाइड कर, लेकिन एक बात याद रख, स्ट्रॉन्ग बनना चाहे तो बन सकता है, कोई पैदा नहीं होता टफ। ये सब रोज के छोटे स्टेप से बनता है, बस कंफर्ट को हर दिन थोड़ा थोड़ा हराना होता है। अंशुल की ये जर्नी परफेक्ट नहीं थी। कभी कभी वो आज भी हार जाता था, कभी अलार्म स्नूज कर देता, कभी गुस्से में रिएक्ट कर देता। लेकिन अब फर्क ये था कि वो खुद को जज नहीं करता। वो जानता था कि मेंटल टफनेस का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि अवेयर बनना है। मतलब ये समझना कि मैं हर पल एक चॉइस ले सकता हूं, कंफर्ट या ग्रोथ। अब उसके लिए हर सिचुएशन एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई थी। ट्रैफिक में फंसे तो पेशेंस सीखने का मौका, कोई क्रिटिसाइज करे तो इमोशनल कंट्रोल का मौका, कोई मुश्किल टास्क मिले तो डिसिप्लिन का चांस। और सबसे जरूरी बात, अब उसे दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं लगती थी। पहले वो सोचता था कि उसने तो बड़ी अचीवमेंट कर ली, मैं तो पीछे हूं। लेकिन अब वो जानता था कि असली जीत रोज खुद से लड़कर आगे बढ़ने में है। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि अंशुल ने जो मिथ तोड़ा वो सबके लिए एक सीख है। मेंटल टफनेस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से आती है। इसलिए अगर आप चाहते हो स्ट्रांग बनना, तो वो आज से शुरू हो सकता है, बस एक छोटा सा डिसीजन लेकर। कंफर्ट छोड़ो, पर्पस पकड़ो, बस रोज थोड़ा थोड़ा। टफनेस खुद बनती जाएगी। अंशुल की लाइफ अब पहले से ज्यादा स्टेबल लगने लगी थी। उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी आ गई थी। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंटेंशनल माइंडसेट और मेंटल टफनेस की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन असली चैलेंज तब आया जब उसके सामने एक बहुत बड़ा मौका और उसी के साथ एक भारी ठोकर दोनों आ खड़े हुए। कॉलेज की तरफ से एक नेशनल लेवल स्टार्टअप कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ था। इसमें स्टूडेंट्स को अपनी स्टार्टअप आइडिया पिच करनी थी, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेमो और रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल के साथ। जीतने वाले को 5 लाख रुपए का सीड फंड और मेंटरशिप मिलने वाला था। अंशुल को लगा, यही तो है वो मौका जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसने अपने पुराने आइडियाज की नोटबुक निकाली, ब्रेनस्टॉर्मिंग की और एक आइडिया फाइनल किया, एक मोबाइल ऐप जो छोटे शहरों के स्किल्ड वर्कर्स जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें वेरीफाइड कस्टमर्स से कनेक्ट करता। उसने नाम रखा स्किल हब। एक हफ्ते में उसने एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी बना लिया और फिर टीम के लिए अपने कुछ क्लासमेट्स को अप्रोच किया। 3 लोग ऑन बोर्ड हुए, रीमा डिजाइन, अली टेक और वरुण मार्केटिंग। शुरुआत में सब उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे काम इंटेंस होने लगा, कई चीजें बिगड़ने लगी। रीमा ने 2 बार डिजाइन डिलीवरी डिले की। अली ने कोड में बग छोड़ दिए जिससे डेमो बार बार क्रैश होने लगा, और वरुण तो बीच में 2 दिन गायब ही हो गया। अंशुल के लिए यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। उसे लगा कि वो सब कुछ अकेले ही खींच रहा है। उसने एक रात अपनी डायरी में लिखा, मैं थक गया हूं, किसी को सीरियसनेस नहीं है, क्या मैं खुद ही सब कर सकता हूं? वहीं उसी रात उसने इंटेंशनल माइंडसेट का अगला चैप्टर पढ़ा, डेवलपिंग ग्रिट। डेव एंडरसन ने लिखा था, ग्रिट मीन्स स्टिकिंग टू योर पर्पस इवन व्हेन इट्स पेनफुल, फटीग, क्रिटिसिज्म और फेलियर ग्रिट इज व्हेन यू स्टिल शो अप। उस लाइन ने जैसे अंशुल की थकावट को चैलेंज कर दिया। उसने तय किया कि वो इस बार हार नहीं मानेगा। उसने फ्रिक्शन से भागने की बजाय उसमें घुसने का फैसला किया। उसने खुद को एक 7 डे चैलेंज दिया, हर दिन डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करने का एक टास्क करेगा।
पहला दिन रीमा को कामली फीडबैक देना बिना गुस्से के। दूसरा दिन लेट नाइट बग फिक्स करना, चाहे नींद आए या ना आए। तीसरा दिन प्रेजेंटेशन के लिए खुद 2 बार रिहर्सल्स लेना। हर दिन थकावट और फ्रस्ट्रेशन के बाद भी उसने खुद को रिमाइंड किया ग्रिट का मतलब पेन में भी कमिटेड रहना। चौथे दिन उसे उसकी सबसे बड़ी टेस्ट मिली मॉक प्रेजेंटेशन के दौरान एक प्रोफेसर ने उसकी पूरी आइडिया को बेसिक और कॉपीकैट कहकर डिसमिस कर दिया सबके सामने। वो पल इतना ह्यूमिलिएटिंग था कि अंशुल का मन किया वो बस बाहर जाकर कहीं बैठ जाए और रो ले। लेकिन अगले ही पल उसे किताब की एक लाइन याद आई, क्रिटिसिज्म इज नॉट योर एनिमी, क्विटिंग इज। उसने गहरी सांस ली, प्रोफेसर से पूछा, आप स्पेसिफिक फीडबैक देंगे ताकि मैं बेहतर बना सकूं। सब लोग उसे देखने लगे क्योंकि ये रिएक्शन कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं देता। उसने उस फीडबैक को अगले 48 घंटे में इंप्रूव किया, रीमा से नए विजुअल्स बनवाए, अली के साथ बैठकर कोड को स्ट्रीमलाइन किया और खुद फाइनल पिच लिखी। प्रेजेंटेशन से एक रात पहले टीम फिर से नर्वस थी, लेकिन अंशुल अब अलग इंसान लग रहा था, काम, फोकस्ड और कमिटेड। कंपटीशन का दिन आया। कई बड़ी कॉलेजों की टीमों ने बढ़िया प्रेजेंटेशन दी, पॉलिश्ड इंग्लिश, शार्प स्लाइड्स और स्ट्रॉन्ग डिलीवरी। अंशुल की टीम नर्वस थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर गया, उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में ग्रिट थी। उसने कामली एक्सप्लेन किया कि इंडिया के छोटे शहरों में स्किल्ड वर्कर्स की कितनी जरूरत है, कैसे स्किल हब उनके लिए रोजगार का प्लेटफॉर्म बन सकता है और कैसे ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। जब रिजल्ट आया तो उनकी टीम सेकंड रनर अप रही। पैसे नहीं मिले, लेकिन उन्हें इंक्यूबेशन प्रोग्राम में शॉर्टलिस्ट किया गया। अंशुल की आंखों में चमक थी। किसी ने पूछा, तुम डिसअपॉइंटमेंट में भी खुश कैसे हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं रुका नहीं, मैंने हर फ्रिक्शन को फेस किया और यही असली जीत है। वापस हॉस्टल आते वक्त रास्ते में वरुण बोला, यार हम तो हार गए। लेकिन अंशुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, हम टफ बन गए। और उसी समय उसे एहसास हुआ कि ग्रिट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक हैबिट है हर दिन चूज करने की। अब उसने अपने दोस्तों के लिए एक स्मॉल वर्कशॉप रखी, बिल्डिंग ग्रिट इन रियल लाइफ। उसमें उसने सिंपल एक्सरसाइजेस शेयर किए। एक फटीग ड्रिल, जब शरीर थका हो उस वक्त 5 मिनट एक्स्ट्रा काम करो, एक पेज पढ़ना, 10 पुशअप्स या एक टास्क फिनिश करना। इससे आपकी थ्रेशहोल्ड बढ़ती है। 2 क्रिटिसिज्म रीफ्रेम, जब कोई नेगेटिव फीडबैक दे उसे पर्सनली मत लो, उससे 3 एक्शनेबल इंप्रूवमेंट्स निकालो। 3 फेलियर जर्नल, हर बार जब आप फेल हो उसे लिखिए, फिर खुद से पूछिए व्हाट डिड आई लर्न और उस लर्निंग को बोल्ड में मार्क करिए। 4 डिस्कम्फर्ट टाइमर, दिन में एक बार किसी अनकंफर्टेबल टास्क पर 20 मिनट पूरा फोकस करो, जैसे बोरिंग टॉपिक पढ़ना या किसी से टफ कॉन्वर्सेशन करना। 5 डेली फ्रिक्शन लॉग, दिन के अंत में लिखो कि आज का सबसे मुश्किल मोमेंट क्या था और आपने उसे कैसे हैंडल किया। ये आपकी ग्रिट हिस्ट्री बनती है। इन एक्सरसाइजेस से अंशुल ने सिर्फ खुद को ही नहीं, दूसरों को भी एम्पावर करना शुरू किया। अब जब कोई कहता, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अंशुल कहता, ग्रिट बॉर्न नहीं होती, बनती है। और बनती है उन डिसीजन से जब हम भागते नहीं, टिकते हैं। उसकी कहानी अब धीरे धीरे कॉलेज से बाहर भी फैलने लगी थी। उसे लोकल स्टार्टअप इवेंट्स में बुलाया जाने लगा और हर बार जब उससे पूछा जाता, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसका जवाब होता, मैं हारते वक्त भी टिकता हूं। अंशुल की कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन अब वो लड़का नहीं रहा जो पहले कंफर्ट के पीछे भागता था। अब वो हर फ्रिक्शन को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानता है। थकान उसके लिए पॉज नहीं, एक चेक पॉइंट है, और फेलियर उसके लिए फुल स्टॉप नहीं, एक कॉमा है। हम सबके अंदर ग्रिट पैदा की जा सकती है अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करें। और अंशुल की तरह अगर हम खुद से कहें, मैं नहीं रुकूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों, तो एक दिन वो ग्रिट हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। बस याद रखो, ग्रिट कोई टैलेंट नहीं है, वो तो आपकी हर छोटी चॉइस में छुपी होती है। जब आप हार मानने के बजाय खड़े रहते हो, तब ग्रिट बनती है। जब आप कंफर्ट छोड़कर कैरेक्टर चुनते हो, तब ग्रिट बनती है। और जब आप खुद से कहते हो, मैं थक गया हूं, फिर भी करूंगा, तब ग्रिट आपको आगे ले जाती है। यही है ग्रिट की सच्ची ताकत। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी।
और कॉलेज का हॉस्टल लगभग खाली हो गया था। अंशुल ने इस बार अपने घर न जाकर हॉस्टल में ही रुकने का फैसला किया। उसका इरादा था कि इस ब्रेक के दौरान वो अपनी स्टार्टअप आइडिया स्किल हब को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। इंक्यूबेशन प्रोग्राम की सिलेक्शन के बाद उसे 45 दिन का फ्री टाइम मिला था और ये उसके लिए एक मौका था खुद को टेस्ट करने का, खुद को शार्पन करने का। शुरुआत के 2-3 दिन बढ़े अच्छे गए। सुबह जल्दी उठना, रीडिंग, कोडिंग, आइडिया रिफाइनमेंट सब मोटिवेशन से हो रहा था। लेकिन चौथे दिन एक बदलाव आया। रात को नींद देर से आई थी। सुबह अलार्म बजा लेकिन उठने का मन नहीं किया। दिन भर हल्के हल्के डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगे। कभी फोन पर स्क्रोलिंग, कभी लैपटॉप के सामने बैठकर भी माइंड वॉन्डर करना। अंशुल समझ गया कि मोटिवेशन की हवा धीरे धीरे निकल रही है। वहीं उसी रात उसने इंटेंशनल माइंडसेट किताब का अगला चैप्टर पढ़ा, सेल्फ डिसिप्लिन मास्टरी। डेव एंडरसन ने लिखा था, डिसिप्लिन इजंट अबाउट फीलिंग मोटिवेटेड, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट्स नेसेसरी इवन व्हेन यू डोंट वांट टू। ये लाइन जैसे उसके दिल को छू गई। उसने अपनी नोटबुक उठाई और खुद से पूछा, क्या मैं वाकई डिसिप्लिन हूं या बस मोटिवेटेड था कुछ दिन के लिए? वहीं से शुरू हुई उसकी सेल्फ डिसिप्लिन की नई जर्नी। उसने सबसे पहले एक सिंपल टूल अपनाया, डेली प्लानिंग। अब हर रात वो अगले दिन का पूरा ब्लूप्रिंट बना लेता, कब उठना है, कब डीप वर्क करना है, कब रेस्ट लेना है। टाइम के साथ साथ टास्क्स भी लिखे जाते। स्किल हब यूआई डिजाइन एक आर, कस्टमर रिसर्च कॉल्स 2, 30 मिनट रीडिंग ऑन मार्केटिंग साइकोलॉजी। इससे उसे क्लैरिटी मिली और सुबह उठते ही कंफ्यूजन नहीं रहता कि करना क्या है। लेकिन सिर्फ प्लानिंग काफी नहीं थी, क्योंकि कई बार हम प्लान तो बना लेते हैं, फॉलो नहीं करते। इसलिए उसने दूसरा स्टेप लिया, अकाउंटेबिलिटी। उसने अपने छोटे भाई अंश के साथ एक रूल बनाया। वो हर रात उसे वॉइस नोट भेजेगा, ये बताने के लिए कि उसने प्लान के कितने % पूरे किए। अगर 90% से कम हुआ तो अगले दिन फोन 1 घंटा लेस यूज करना पड़ेगा। अंशुल को पहले लगा ये चाइल्डिश मेथड है, लेकिन जल्दी समझ आया कि जब कोई तुम्हें मॉनिटर कर रहा होता है तो डिसिप्लिन खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। धीरे धीरे उसने खुद के लिए और टूल्स ऐड किए। एक छोटी सी व्हाइट बोर्ड उसने अपने टेबल पर लगा दी, जिसमें वो हर दिन टिक करता, डिड आई वेक अप ऑन टाइम, डिड आई फिनिश टॉप 3 प्रायोरिटीज, डिड आई अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। ये टिक्स उसके लिए डेली परफॉर्मेंस मिरर बन गए। एक दिन बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। सुबह उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, हल्का सिर दर्द था और मन किया कि बस आराम कर लिया जाए। लेकिन उसके प्लान में लिखा था 9 AM to 10 AM कोल्ड ईमेलिंग टू लोकल वर्कर्स फॉर ऑनबोर्डिंग। उसने कुछ देर कॉन्फ्लिक्ट फील किया। बॉडी कह रही है रेस्ट, माइंड कह रहा है पुश। और फिर उसने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी अपनाई, 5 मिनट स्टार्ट। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट काम शुरू कर, अगर नहीं चला तो छोड़ देना। लेकिन वही 5 मिनट 30 मिनट में बदल गए और आखिर तक उसने पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया। उसने अपने रिफ्लेक्शंस में लिखा, डिसिप्लिन सिर्फ बिग कमिटमेंट्स नहीं, छोटे ट्रिक से बनता है। उसने ये भी सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन रिजिड नहीं होती, बल्कि फ्लेक्सिबल कंसिस्टेंसी होती है। मतलब अगर कभी जेन्युइनली ऑफ डे हो तो भी गिल्ट से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से हैंडल करना चाहिए। एक दिन शाम को उसे बहुत गुस्सा आया। उसका एक वर्कर ऑनबोर्डिंग कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो गया और उस आदमी ने फिर फोन नहीं उठाया। अंशुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसकी इनर वॉइस बोली, क्यों इतना मेहनत कर रहा है जब लोग सीरियस ही नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने रिफ्लेक्शन जर्नल खोला और खुद से पूछा, व्हाट कैन आई कंट्रोल? जवाब था, मैं हर दिन पूरी ईमानदारी से अपने काम पर फोकस कर सकता हूं। उसने उस गुस्से को डिसिप्लिन में बदला और अगले वर्कर को कॉल किया। अगले दिन उसके मेंटोर ने उसे एक फीडबैक दिया, यू आर कंसिस्टेंट, दैट्स रेयर इन यंग फाउंडर्स। अंशुल को एहसास हुआ कि मोटिवेशन फ्लैशी होती है, लेकिन डिसिप्लिन साइलेंटली ग्रो करती है। कोई तालियां नहीं बजाता जब आप 6 बजे उठते हो या एक बोरिंग स्प्रेडशीट भरते हो, लेकिन यही चीजें फाउंडेशन बनती है। अब उसने खुद के लिए एक संडे रूटीन बनाया था, वीकली रिफ्लेक्शन। हर रविवार वो 1 घंटे खुद के साथ बैठता, पिछले हफ्ते की प्लानिंग देखता, कहां फेल हुआ, कहां स्ट्रॉन्ग रहा, और आने वाले हफ्ते की स्ट्रैटेजी तैयार करता। उसने देखा कि जिस दिन उसकी प्लानिंग प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस रिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग होती थी, वो दिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहता था। धीरे धीरे अंशुल के अंदर का डिसिप्लिन ऑटोमेटिक होता जा रहा था।
अब उसे उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। डिस्ट्रैक्शंस आते तो भी वो जल्दी खुद को वापस खींच लेता। वो जानता था कि डिसिप्लिन कोई इंस्पिरेशन स्पीच से नहीं आता, वो आता है रोज के माइक्रो डिसीजन से, जैसे एक एक्स्ट्रा स्क्रॉल छोड़ देना, एक बोरिंग टास्क फिनिश करना या खुद से किया हुआ वादा निभाना। उसने एक नए लड़के तरुण को मेंटरशिप देना शुरू किया। तरुण बहुत मोटिवेटेड था, लेकिन बार बार कंसिस्टेंसी में फेल होता। अंशुल ने उससे कहा, देख, मोटिवेशन एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसा है जो तेजी से जलता है और बुझ जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक कैंडल है, धीरे जलती है, स्टेडी रहती है और पूरा अंधेरा रोशन कर सकती है। उसने तरुण को भी डेली प्लानिंग, अकाउंटेबिलिटी बड़ी और रिफ्लेक्शन हैबिट सिखाई। अब अंशुल की आइडेंटिटी बदल चुकी थी। लोग उसे एक फोकस्ड, रिलायबल इंसान की तरह देखने लगे थे, लेकिन वो जानता था कि इसका क्रेडिट किसी मैजिकल पावर को नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की उस इनर फायर को जाता है जो उसने धीरे धीरे इग्नाइट की थी। आज भी जब उसका मन करता है कि बस नेटफ्लिक्स ऑन करके लेट जाए, वो खुद से एक सवाल करता है, क्या ये मेरी विजन को सर्व करता है? और अगर जवाब नहीं होता है तो वो खुद को डिसिप्लिन से वापस मोड़ लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ये हमारी खुद से किया गया एक साइलेंट प्रॉमिस है। मैं अपने फ्यूचर के लिए आज वो करूंगा जो इजी नहीं है। और जब ये प्रॉमिस रोज के डिसीजंस में दिखने लगता है, तब सेल्फ डिसिप्लिन हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। बस याद रखो, डिसिप्लिन कोई ताज नहीं है जो सिर पर रखा जाए, वो तो जूतों में कीचड़ लेकर चलने वाली कंसिस्टेंसी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है, धीरे लेकिन पक्का। सावन का मौसम था, आसमान में बादल थे, जैसे कुछ बड़ा तूफान आने वाला हो, लेकिन असली तूफान तो अंशुल की जिंदगी में आ चुका था। स्किल हब का MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो उसने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयार किया था, पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ था। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ था, ऐप रेडी थी, कुछ वेरीफाइड वर्कर्स ऑनबोर्ड हो चुके थे, एड्स चलाए जा चुके थे, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल साइलेंट। ना डाउनलोड्स आ रहे थे, ना ही रिस्पॉन्स। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसका मेन बैकएंड डेवलपर अली, जिसने कोड तैयार किया था, फैमिली इमरजेंसी का रीजन देकर इंडेफिनिट ब्रेक पर चला गया। शुरू में अंशुल को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसकी आंखों में वो सारे सीन घूमने लगे, रात के 2 बजे तक किया गया कोडिंग वर्क, छुट्टियों की मॉर्निंग्स में की गई कोल्ड कॉल्स, और वो सारे ड्रीम्स जो इस ऐप को लेकर उसने देखे थे। उसका मन किया कि बस सब कुछ बंद कर दे, रूम की लाइट ऑफ कर ले और सो जाए। लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज आई, अब तक इतना किया है, क्या तू यही रुक जाएगा? लेकिन उस इनर वॉइस की आवाज भी अब डर और निराशा के शोर में दबती जा रही थी। वो लाइब्रेरी गया और वहीं बैठकर उसने एक बार फिर इंटेंशनल माइंडसेट की किताब खोली। अगला चैप्टर था हैंडलिंग एडवर्सिटी। डेव एंडरसन ने लिखा था, मेंटली टफ पीपल डोंट रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड, दे ब्रीथ, टेक पर्सपेक्टिव एंड स्टे इमोशनली कंपोज्ड। ये पढ़कर अंशुल कुछ देर वहीं बैठा रहा, ना कोई इमोशन एक्सप्रेस किया, ना ही कुछ लिखा, बस धीरे धीरे गहरी सांसें ली। पहली बार उसे समझ आया कि एडवर्सिटी के समय साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। उसने पहले स्टेप के तौर पर बस खुद को काम किया, गहरी सांसें ली, पानी पिया और खुद से सिर्फ एक सवाल किया, क्या मैं इस मोमेंट को हैंडल कर सकता हूं? जवाब आया, यस। एक एक करके उसी वक्त उसने अपने लैपटॉप पर नया पेज खोला और लिखा, डैमेज कंट्रोल प्लान। सबसे पहले उसने टीम को बुलाया। वरुण और रीमा अभी भी थे, लेकिन थोड़े डिस्कनेक्टेड हो गए थे। पहले वो गुस्से में बात करना चाहता था, लेकिन फिर उसे किताब की वो बात याद आई, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। उसने कामली उन्हें सिचुएशन समझाई। अली अनअवेलेबल है, हमें अगले 5 दिन में एक स्टेबल पैच रेडी करना होगा। अगर हम अभी पैनिक करेंगे तो सब बिगड़ेगा, लेकिन अगर हम स्मार्टली रिस्पॉन्ड करें तो कुछ ना कुछ रिकवर कर लेंगे। टीम पहले तो शॉक में थी, लेकिन अंशुल की कामनेस देखकर उन्हें भी उम्मीद दिखी। रीमा ने डिजाइन से जुड़ी इश्यूज संभाली और वरुण ने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट से एक जूनियर डेवलपर की हेल्प अरेंज की। अगले 2 दिन बहुत भारी थे। हर घंटे नया इश्यू निकल रहा था, ऐप क्रैश, लॉगिन फेलियर, पेमेंट गेटवे टाइम आउट। अंशुल थक गया था, लेकिन उसने अपने व्हाइट बोर्ड पर एक कोट लिख रखी थी,
दिस टू शैल पास। वो हर बार जब फ्रस्ट्रेट होता, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देता, गहरी सांस, होल्ड, धीरे छोड़ना। पहले ये सब उसे थोड़ी फैंसी टेक्निक लगती थी, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि ब्रीदिंग से दिमाग का स्टॉर्म धीरे धीरे शांत हो सकता है। एक रात जब वो डीबगिंग कर रहा था, अचानक उसे अपने पापा का कॉल आया। पापा ने कहा, बेटा, तुम्हारे मामा की तबीयत बहुत खराब है, आईसीयू में है। अंशुल चुप हो गया। ये वो पल था जब लग रहा था कि जिंदगी उसे हर तरफ से घेर रही है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मोर्चों पर। उसका मन किया लैपटॉप बंद करके बस घर भाग जाए, लेकिन उसने खुद को रोका, दीवार से टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। फिर खुद से कहा, अभी सबसे पहले काम होना है, तभी क्लैरिटी आएगी। उसने तुरंत अपनी प्रायोरिटीज सेट की। मामा के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, माँ पापा से बात की और रीमा को अगले 2 दिन के ऐप वर्क के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। उसने हालात को रिएक्ट नहीं किया, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड किया। उस एडवर्सिटी के बीच में अंशुल ने एक और चीज सीखी, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। एक दिन जब उसे लग रहा था कि सब बर्बाद हो गया है, उसने अपनी ओल्ड डायरी निकाली, जिसमें वो लिखा करता था कि एक दिन वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जो स्किल्ड वर्कर्स को सम्मान और काम दोनों दे सके। उसने खुद से पूछा, क्या आज भी मेरा मकसद वही है? जवाब आया है, और तभी उसे एहसास हुआ कि सर्कमस्टेंसेस बदले हैं, मिशन नहीं। फिर उसने ऐप का एक नया बीटा वर्जन लॉन्च किया, कम फीचर्स, सिंपल फ्लो, लेकिन स्टेबल। इस बार उसने खुद जाकर लोकल इलेक्ट्रिशियंस, पेंटर्स और कारपेंटर्स से मिलकर उन्हें ऑनबोर्ड किया। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली एक्साइटेड हो गए। और फिर धीरे धीरे पहली बुकिंग आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक दिन शाम को जब वो अकेला टेरेस पर बैठा था, उसने पीछे मुड़कर देखा, वो एंग्शियस लड़का जो कंफर्ट जोन में जीता था, अब एक काम कंपोज्ड इंसान बन चुका था जो मुश्किलों को सहना नहीं, समझना जानता है। उसे अब यह समझ आ चुका था कि एडवर्सिटी से लड़ने का तरीका इमोशनल रिएक्शन नहीं है। मुश्किलें जब आती हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर के स्टेबिलिटी को तोड़ती हैं, लेकिन अगर हम उस पल में पॉज कर पाए, ब्रीथ कर पाए, तो हम उन फीलिंग्स को कंट्रोल में ले सकते हैं। अब जब भी कोई जूनियर उससे पूछता, भैया इतने प्रेशर में आप कैसे शांत रहते हो, तो अंशुल मुस्कुरा कर कहता, शांत रहना कोई स्वभाव नहीं, एक डिसीजन है। और मैं हर एडवर्सिटी में पहले शांत बैठता हूं, फिर सोचता हूं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। स्किल हब अब धीरे धीरे चल पड़ा था। अभी कोई बड़ी फंडिंग नहीं मिली थी, लेकिन जो मिला था वो ज्यादा कीमती था, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंट्रोल। अंशुल जानता था कि स्टॉर्म्स फिर आएंगे, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उसे पता है कि वो रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स से हालात बदल सकता है। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक नया पन्ना चिपकाया था, 3 वर्ड्स में लिखा था, ब्रीथ, थिंक, मूव। और अब यही उसका मंत्रा बन चुका था। यही उसकी कहानी की आखिरी सीख थी कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, कोई छोड़ जाएगा, कोई तोड़ेगा, कोई हालात आपको हिलाएंगे, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। कहानी अब खत्म नहीं होती, बस एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, क्योंकि अब अंशुल एडवर्सिटी से डरता नहीं, उसे समझता है। और जब इंसान समझने लगता है, तब वो हर तूफान के बीच भी मुस्कुरा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।